दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। ये कहा जाता है कि जब आपको सत्ता पानी है तो आपको तंत्र के द्वारा आगे बढ़ना होगा, लेकिन साधना का ये तंत्र अब इस्तेमाल हो रहा है उस वक्त में, खास तौर से जब आप प्रचार नहीं कर सकते हैं। मोदी जी अब अपने ध्यान में चले गए हैं। बड़ी बात यह है कि ध्यान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हम क्या कहें, सोशल मीडिया ऐसी बातों से पहले ही पटा पड़ा है, तो हमारे सवाल उठाने की तो इसमें कोई जरूरत नहीं है, कोई गुंजाइश भी नहीं दिखाई दे रही। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर चुनाव आयोग का क्या हाल है। चुनाव आयोग कहाँ पर है? चुनाव आयोग इससे पहले भी 2019 में जब मोदी जी इसी तरह से साधना में गए थे तो विपक्ष ने सवाल उठाए थे। उस वक्त भी चुनाव आयोग कुछ इसी तरह से रवैया अपना दिखा रहा था जैसे कि आज, यानी कि निष्क्रिय, यानी कि जीरो। कोई एक्ट नहीं, कोई एक्शन नहीं, किसी चीज पर नहीं। गलत नहीं कहते हैं लगातार इस बात को कई सालों से कि चुनाव आयोग एक केचुआ आयोग बन चुका है। कुछ उसकी अपनी रीढ़ की हड्डी ही नहीं बची है। चुनाव आयोग की परिस्थितियां कुछ इस तरह की तस्वीर पैदा कर रही हैं जहां पर अब आम आदमी भी ये कहता है बड़े आराम से कि अब ये होने वाला है। जैसे कि टीवी चैनल्स पर कह देते हैं कि ये खबर दिखाने वाले हैं, इसी तरह से चुनाव आयोग के लिए अब ये कह देते हैं कि अब ये ऐसे एक्ट करने वाले हैं। यानी कि सब कुछ प्रिडिक्टेड है, पहले से पता है कि क्या होगा। तो फिर ऐसे में लोकतंत्र की गरिमा कितनी बचती है? सवाल ये है, क्योंकि लोकतंत्र बहुत फेयर होता है, बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। अगर आपको उसकी ट्रांसपेरेंसी में एक धब्बा भी दिख गया तो वहां पर उसकी गरिमा गिर जाती है। ऐसी ही तस्वीर आज की तारीख में है। विपक्ष इस बात को लेकर चुनाव आयोग के पास तो गया, लेकिन चुनाव आयोग एक बार फिर से कुछ घंटे निकाल दे, कुछ और वक्त निकाल दे, 2 दिन निकाल दे तो कहानी खत्म। इस बात का कोई मतलब ही नहीं बच जाता है। कल सुबह वोटिंग है और वोटिंग के पहले आज का ही दिन इसमें अहमियत रखता था, लेकिन सारी टीवी चैनल्स बकायदा जाकर कन्याकुमारी में बड़े बड़े चैनल वहां से वीडियो बना रहे हैं और वो बखान कर रहे हैं कि मोदी जी कैसे ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। बस इतना फर्क है कि जो मोदी जी ने एक बार कहा था कि वो झोला उठाकर चले जाएंगे, तो कम से कम वो वहां उसके लिए तो नहीं गए हैं। वो भी वापस आ जाएंगे जब 4 जून को चुनाव का मतगणना हो जाएगी और नतीजे सामने आ जाएंगे। खैर, ये आज की दौर की साधना हो सकती है। हमारे साथ वाहिद नसीम जी जुड़ रहे हैं, उनसे ये समझेंगे कि यहाँ पर चुनाव आयोग की क्या ड्यूटी बनती थी, और चुनाव आयोग अगर ये काम नहीं कर रहा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दे हैं। टाइमिंग का बहुत फर्क है। आपको पता है पहले भी इलेक्टोरल बॉन्ड में ये मामला सामने आ चुका है। आपको पता है कि इससे पहले ईवीएम वाले मैटर पर ये इस तरह की बातें सामने आ चुकी हैं, और उसके अलावा चुनाव आयोग के डेटा को लेकर के बात सामने आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग जैसे कि किसी के साथ अठेलियों वाले मोड में चल रहा हो, जो कि बहुत सीरियस बात है। देश का लोकतंत्र है ये, यहाँ पर अटखेलियों की जगह नहीं है। हमारे साथ वाहिद जी जुड़ चुके हैं, उन्हीं से समझेंगे आगे की ये पूरी बात कि किस तरह से इस तस्वीर को देखा जाए, कैसे समझा जाए। सर, यहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा है कि वो साधना करने चले गए, तमाम टीवी चैनल उनकी खबरें दिखा रहे हैं, वहां पे न जाने कितने अनगिनत पंखे चल रहे हैं, कैमरे लगे हुए हैं वहां पर, और ऐसे में वो जाए कहीं भी। लेकिन चुनाव आयोग की क्या ड्यूटी नहीं बनती कि ये इंसान के जहन पर असर डाल रहा है कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, क्योंकि वो खुद को इस बार अवतार भी बता चुके हैं। एक अवतार रूपी व्यक्ति ध्यान करने जा रहा है, फिर लोग उन्हें वापस लाकर कुर्सी पर बिठाएंगे इस बात के लिए कि भाई आप आइए, बैठिए जी। और सत्ता संभालिए। देखिए, मोदी जी जिस तरीके से 19 में भी ये उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया था, जाके गुफा में बैठ गए थे, पूरे चैनलों ने उसको लाइव दिखाया था। और ये जो लाइव दिखाया था, ये अभी भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, मोदी जी के चारों तरफ बाकायदा सेटअप लगाए गए हैं, एक कैमरा दूसरे कैमरे को क्लैश ना करे, वेल सेटअप। ये ऐसा पहला आध्यात्मिक गुरु व्यक्ति है जो बिना कैमरे के अध्यात्म की गुफा में नहीं जाते। और जो कैमरे भी लेके जाते हैं तो वो उसमें हाई डेफिनेशन कैमरे और हाई टेक्निक स्विचिंग सिस्टम के साथ जाते हैं। तो बात साफ है कि अध्यात्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जहां तक आपने सवाल उठाया चुनाव चुनाव आयुक्त का या चुनाव आयोग का कि उस पर एक्शन क्यों नहीं लेंगे। देखिए, चुनाव आयुक्त जो है वो पहले से ही विवादित रहा है कि उनको एकदम वीआरएस लिवाया जाता है, उनकी छुट्टी की जाती है,
2-3 दिन के अंदर उनको इस सीट पर अपॉइंट कर दिया जाता है। पर मुझे हैरानी की बात ये है कि क्या चुनाव आयुक्त इतने कॉन्फिडेंट हैं कि मोदी जी जीत कर आ रहे हैं और ये कितने भी वायलेशन करें, मोदी जी आकर इनको बचा लेंगे? कौन-सा जादू है वो? क्या वो इस गुफा में के अंदर वो जादू मोदी जी करने वाले हैं या वो सिस्टम के अंदर मोदी जी वो जादू कर चुके हैं? या फिर जो अमित शाह साहब कह रहे हैं, दावे दे रहे हैं, धमकियाँ दी जा रही हैं बाकायदा, जिस तरह मोदी जी ने खुद ने भी धमकी दी है। तो ये धमकी किसको दे रहे हैं? देश की जनता को धमकी दी जा रही है, आरएसएस को धमकी दी जा रही है, प्रशासन को धमकी दी जा रही है। ये धमकी भरे के अगर देख लेना अगर मेरा मुँह खुला तो मैं क्या कर दूँगा, 7 पुश्त कर दूँगा, 8 पुश्त कर दूँगा। ये जो धमकी वाला सिलसिला अमित शाह साहब और मोदी जी की तरफ से जा रहा है, एक तरफ ये धमकी देते हैं, देश को दे रहे हैं या किसको दे रहे हैं ये भी खोल के बता नहीं रहे कि पूरे देश को धमकी है, ऑडियंस को धमकी है या मशीनरी को धमकी है। दूसरी तरफ ये अध्यात्म में इतने बड़े मतलब जो है अवतार हो गए हैं कि वो अवतार का रूप भी धारण करते हैं, देश को धमकी भी देते हैं। आखिर चाहते क्या है? देखिए, चुनाव आयुक्त जब इस मामले में मेरे ख्याल से देश को अलर्ट हो जाना चाहिए। जो देश की रक्षा करने वाला सिस्टम है, माफ़ करना 1 अधिकारी, 2 अधिकारी, 4 अधिकारी या 5 अधिकारियों को भी अगर इन्फ्लुएंस कर लिया जाता है, जिस तरह के लग रहा है क्योंकि बड़ी साफ-सी बात है। ये एक ऐसा कदम है जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन में मेंशन है कि जब प्रचार बंद कर दिया जाए, आप टीवी पर नहीं दिखाएँगे, ये एप्लीकेशन लेकर कोर्ट में जाते हैं या एप्लीकेशन लेकर चुनाव आयोग के पास जाया जाता है, वो अपना टाइम भी देते हैं और उसके बाद इस पर कोई एक्शन नहीं लेते, उनकी जो अर्जी है उसे फाड़ के फेंक देते हैं कि मोदी जी जो चाहे करेंगे। तो ये जो चाहे करेंगे, ये इसके पीछे सिर्फ़ ये आज का एक्शन नहीं है या फिर चुनावी मजबूरी नहीं है। विनीता जी, मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगा। जहाँ तक मैं अंतर्राष्ट्रीय अपने जर्नलिस्ट साथियों से या देश-विदेश में जिस तरीके के मेरे कॉन्टैक्ट और संपर्क में मैं पिछले 10 सालों के अंदर बात करता रहा हूँ और जो इस तरह के समिट जो है वो कवरेज करते हैं जिनमें आप मान सकते हैं कि G20 है, G7 है या ब्रिक्स का है या फिर जो है पेरिस समिट है या ये इस तरह के तमाम समिट जब किए जाते हैं, उन समिट के अंदर क्या होता है विनीता जी? जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो प्रधानमंत्री पद की सीट पर होते हैं, वो पिछली लाइन में अक्सर आते हैं और जो प्रेसिडेंट की सीट पर होते हैं, जो अपने-अपने देश के प्रेसिडेंट होते हैं, वो प्रोटोकॉल के हिसाब से अगली लाइन में खड़े हो जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री साहब जो है चूँकि हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र हमारा इस तरह का है कि इसमें इसे कहते हैं मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सेलेक्ट करके भेजती है और जब रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट होते हैं तो वो जाकर लोकसभा के अंदर बैठते हैं और ये लोकसभा यानी विधायिका जो है वो जो मशीनरी है, जो कार्य जिसे हम टोटल मशीनरी सिस्टम कहते हैं, वो पूरा सिस्टम जो है हमारी विधायिका को जवाबदेह होता है और जवाबदेह होने में इसे प्रधानमंत्री इसका जो है वो चीफ होता है। तो यहाँ स्थिति ये है कि जब हम इस फॉर्म को चेंज कर देते हैं प्रेसिडेंशियल में, तो वो उस सेकंड जो आप अमेरिका में देखते हैं, ब्राज़ील में देखते हैं, साउथ अफ्रीका में देखते हैं, उसको प्रेसिडेंशियल जो है डेमोक्रेसी कहते हैं। उस डेमोक्रेसी में क्या होता है पब्लिक जो है पब्लिक डायरेक्टली वोट करती है राष्ट्रपति को और जो वहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक होते हैं यानी विधायिका जो होती है मशीनरी उसके अंडर में नहीं आते राज्य जरूर उसके अंडर में काम करते हैं मगर पूरा जो चीफ होता है वो प्रेसिडेंट होता है वो राज्य का भी चीफ होता है और जो जो अपनी कार्य पालिका होती है यानी कि मशीनरी पूरी उसका भी चीफ जो है राष्ट्रपति होता है यानी राष्ट्रपति पर हमारे प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली रही है वो तमाम कोशिशें रही है कि किसी तरीके से चाहे वो हिंदू राष्ट्र के नाम पे हो चाहे वो धर्म के नाम पर हो किसी तरीके से मैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म को चेंज करूं और मैं अगली लाइन में खड़ा हो जाऊं जहां शी जिनपिंग खड़े होते हैं जहां पुतिन खड़े होते हैं जहां जो बाइडेन खड़े होते हैं उस लाइन में मुझे भी खड़ा होना है क्या आप अपनी निजी च्वाइसों के जरिए भारतीय इस लोकतंत्र को जिसे रिप्रेजेंटेटिव लोकतंत्र कहते हैं प्रेसिडेंशियल लोकतंत्र ये नहीं है और एक बिल्कुल डायरेक्ट जो लोकतंत्र होता है उसकी भी मैं जरूर बात करूंगा मगर ये इसको सिर्फ आप इसलिए बदलना चाहते हैं कि आप अगली 5 लाइनों में जहां पुतिन खड़े होते हैं जहां जो बाइडेन खड़े होते हैं जहां शी जिनपिंग खड़े होते हैं वहां आपको खड़ा होना है आपकी पूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम और डेमोक्रेटिक वैल्यू कहीं भी चली जाए क्योंकि ये जो कार्यशैली आप देख रहे हैं ना जिस तरीके से विनीता जी आप देख रही हैं कि चुनाव आयोग
प्रधानमंत्री की कमांड में इस तरह काम कर रहे हैं जहां जैसे किसी प्रेसिडेंट की मतलब सेंट्रल कमांड हो रही है। राज्यों के ऊपर हमने ईडी का, सीबीआई का जो रोल देखा है, वो बिल्कुल उस तरह का देखा है जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में होता है। तो बहाना कुछ भी किया जा सकता है, कानून बदल दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। ये चर्चा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी सीरियस चर्चा है कि सिर्फ आपको पहले 5 लोगों में प्रेसिडेंट्स जो जहां पर खड़े होते हैं ऐसे समिट्स में, सम्मान के तौर पे आपको खड़ा होने के लिए आप पूरे देश के संविधान को, कानून को और अपनी इच्छाओं के लिए जो है सब कुछ को बदल देना चाहते हैं। ये मेरे ख्याल से कम अगर आप अपने आप को अवतार कहते हैं या आपको धार्मिक कहते हैं या फिर भारतीय डेमोक्रेसी की बार-बार आप बखान करते हैं, तो ये कितना जायज़ है कि आप एक लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री होने के बाद, चलो जब तक आप राष्ट्रपति नहीं बन जाते या जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, वो देश की चेंज नहीं कर लेते, तब तक आप एक पर्टिकुलर मज़हब का सहारा लेते हैं। उस मज़हब का सहारा लेकर आप जो है बैठ जाते हैं पूजा पाठ पे और फिर पूजा पाठ को लाइव दिखाते हैं, क्योंकि जिन पर आपकी वो तो ये सर, ये तमाम बातें असर ना कर सकी, वो 15 लाख आप मजहब का सहारा लेकर लोकतंत्र में इस तरह से इन्फ्लुएंस करना, खास तौर से उस वक्त में जब प्रचार चालू नहीं है, उस पर रोक लगी होती है, ये कितना इसको हमारे देश में जायज ठहराया जा सकता है? क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी नहीं, हो बिल्कुल चुका है। नहीं, पहले भी हो चुका है, मगर पहले मुझे ये लगा था पहले जब हो रहा था कि चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मगर सवाल ये उठता था कि उस वक़्त एक उरूज था, राष्ट्रवाद था, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी, वो तमाम चीज़ें जब हो रही थी, तो हमको लगता था कि चलिए भई ये चुनाव निकल गया है। मगर इस वक़्त जब हालात है, जब इस देश के अंदर हर राज्य में, हर स्टेट में लोकल इश्यूज़ पे चुनाव लड़ा जा रहा है, मोदी जी इसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म में अब भी लड़ना चाहते हैं, जबकि पूरी तरह से ये इश्यू हो चुका है कि ये साबित भी हो चुका है कि जो मतलब इश्यूज हैं वो मेरे ख्याल से जो है वो लोकल है और लोकल फेस पर चुनाव लड़ा जा रहा है। मुद्दे लोगों के रोजगार हैं, मुद्दे कारोबार है, मुद्दे बहुत सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें जो है मेरे ख्याल से ये इजाजत नहीं देती है। इस डेमोक्रेसी में ये बात करते हैं कि हम हिंदू मुसलमान की, अब हम एक से 140 करोड़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी कहीं ना कहीं अपने अमले को, देश के अमले को ये यकीन दिला चुके हैं कि हमें इस सिस्टम को चेंज करना है और फिर मैं आ रहा हूं। यानी वरना देखिए, माफ करना, जिस तरह के चुनाव आयुक्त का फैसला है, क्या चुनाव आयुक्त देश की जनता के सामने जब इस देश के अंदर रहना है, अगर कल को सत्ता बदल जाती है, तो ये कैटेगरी कि आपने एक जो चुनावी कैंडिडेट है, जो कार्यवाहक इस वक्त प्रधानमंत्री है, ना कि फुल फ्लेज प्रधानमंत्री है, आप उनको छूट दे रहे हैं कि देश की जनता के सामने अध्यात्म को वो परोसे और वो खुद पूरा टेलीविजनों पर, अखबारों में दिखाया जाए, सोशल मीडिया पर उसको चलाया जाए। पूरी तरह से आप चुनाव को मतलब जिस कानून के वायलेशन के साथ आप जो है कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करते हुए अगर आप ये काम कर रहे हैं और करने दे रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चुनाव आयुक्त को ये यकीन दिलाया गया है, मैं इल्जाम लगा रहा हूं, यकीन दिलाया गया है कि वो चुनाव जीत के आ रहे हैं बाय हुक या बाय क्रुक। और अगर वो जीत के नहीं आने, अगर चुनाव आयुक्त को ये यकीन नहीं है, मैं यकीन के साथ कहता हूं चुनाव आयुक्त ये हिम्मत ही नहीं जुटा सकते कि वो प्रधानमंत्री को लाइव दिखाने के लिए 50 कैमरों से दिखाने के लिए इजाजत दे दे और कल चुनाव वोटिंग हो रही होगी, उधर प्रधानमंत्री को लोग देख रहे होंगे और चुनाव आयुक्त पूरे विपक्ष को, देश की तमाम जनता को, मैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जो बात की थी, जिसे जो है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं, ये प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में चुनाव आयुक्त की क्या ये हिम्मत हो सकती थी कि वो जो है तमाम देश के प्रतिनिधित्व को नकार दे और सिर्फ एक आदमी को जो है प्रेफरेंस दे दे, उसके लिए तमाम कानून के पर्दे खोल दे? कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब मेंटली तौर पर चुनाव आयुक्त या तो प्रेपर हैं कि उसके बाद जो उनके साथ कानूनी कार्रवाई होगी, क्या वो उसके लिए तैयार हैं या फिर वो यकीन रखते हैं इस बात का कि मोदी जी बाय हुक बाय क्रुक सत्ता में आ रहे हैं और वो आने के बाद तो हो सकता है उनको राष्ट्रपति या गवर्नर ही बना दे या राष्ट्रपति बना दे। मतलब जो है वो जिस तरह का फेवर किया जा रहा है और दिखाई दे रहा है सामने, बिल्कुल आपका ईवीएम के मुद्दा लेके जाते हैं, आप फाड़ के फेंक देते हैं, आप उसके बाद आपको कहा जाता है कि देश ने टर्न आउट कितना किया, वोट कितना डाला। आप कम से कम देश की जनता ने जिसने वोट डाला, जो फॉर्म 17C पे आपने लिखा है, आप उसको ही देश को दिखा दो, आप उसको भी नहीं बड़ा दिखाते। सवाल तो तो सर एक ये है तरह कि की फॉर्म 17C है या फिर वो तमाम तरह के अधिकार जो भी सुप्रीम कोर्ट से भी मिले हैं प्रत्याशियों को अपनी रीचेकिंग के लिए वोटिंग का, वो कितने मुमकिन हो पाते हैं, खास तौर से उस वक्त जब तमाम तरह के सरकारी अधिकारियों के कंट्रोल में ये तंत्र होता है
और वो किसी और के कंट्रोल में अगर इसकी काउंटिंग कर रहे हैं, तो ये मानकर चलिए सब गुडी बनने के लिए कहीं ना कहीं इससे समझौता कर जाएंगे। और चुनाव आयोग हो या सुप्रीम कोर्ट हो, देखिए उनके तमाम तरह के जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। एक और चर्चा आपके साथ में आगे रखेंगे। थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए